नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज का वाकया जनपद कानपुर का है। मैं उस समय लखनऊ में तैनात था। घटना इतनी गंभीर, इतनी विभत्स थी कि सभी का ध्यान इस घटना की तरफ गया था। वाकया है 28 अगस्त 1998 का। जैसा मैंने बताया, जनपद है कानपुर, थाना है मंगलपुर और गांव है सोमगढ़ा। सोमगढ़ा गांव के बलराम कुशवाहा सवेरे 5 बजे ही थाना मंगलपुर पहुंच गए। उनके साथ उनके गांव के प्रधान और 4-5 लोग और थे। वहां गए तो थानाध्यक्ष देर रात को अपना क्षेत्र भ्रमण करके आए थे, इसलिए सोने चले गए थे। नाइट अफसर सब इंस्पेक्टर थाने पर मौजूद था। नाइट अफसर ने बताया, बताइए प्रधान जी, कैसे आना हुआ। प्रधान जी ने बताया कि हमारे गांव के बलराम कुशवाहा के साथ एक घटना घट गई। घटना के बारे में बलराम ने बताया कि मेरे यहाँ रात में, इसी रात में जिसकी सुबह है, ये चोरों ने नकब लगाई, यानी सेंध काटी। चोर भीतर आए, हमारे घर में रखा हुआ 30,000 रुपए और सारे जेवर, बक्सों के ताले काटकर, बक्सों के ताले तोड़कर ले गए। लेकिन खराब बात और रही आगे, हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे भी गायब हैं और हमें शंका है कि हमारे 3 बच्चे भी चोर उठा ले गए। बलराम रोने लगा। नाइट अफसर ने कहा कि ठीक है, सवेरे हम सिपाही भेज के दिखवाएंगे कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारी बात से हमें समझ में आ नहीं रहा है कि चोरी हुई भी होगी। तुम्हारे 3 बच्चे चोर उठा ले जाएंगे, मैंने कभी नहीं सुना कि बच्चों ने घर के भीतर माँ बाप के पास सोते हुए 3-3 बच्चों को चोरी कर लिया हो। तुम ड्रामा कर रहे हो, पहले कल हम सिपाही भेज के दिखवाएंगे। वो फिर रोने लगा। उसने कहा, साहब बिल्कुल सही बात है, हम बहुत परेशान हैं, हम बच्चों को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। प्रधान ने भी उसके बात की तस्दीक की कि ये सही कह रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, इसके तीनों बच्चे गायब हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अभी सवेरे जब उठ के तैयार होके थानाध्यक्ष यानी बड़े दरोगा जी यानी बड़े साहब जब वो थाना कार्यालय में बैठेंगे तो उनको पूरी बात बताऊंगा, फिर वो जो चाहें वो करें। प्रधान ने कहा कि देखिए साहब, हम वापस जाएंगे, फिर 2 घंटे में पहुंचेंगे वहां, और उसके बाद फिर चलेंगे, फिर 2 घंटे, कुल 4 घंटे वैसे भी लग जाएंगे। लिहाजा हम लोग यहीं कैंपस में रुकते हैं। जब थानाध्यक्ष आ जाएंगे तो थानाध्यक्ष को अपनी पूरी बात बता देंगे, फिर जैसी मर्जी उनकी होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। सवेरे सवेरे बड़े साहब तैयार होकर 10 बजे के आसपास थाना कार्यालय में बैठ गए। नाइट अफसर ने बताया कि साहब प्रधान जी, फला गांव के प्रधान जी, गांव का नाम मैंने बताया सोमगढ़ा, सोमगढ़ा गांव के प्रधान जी गांव के 3-4 लोगों को लेकर आए हैं। उनको फौरन थानाध्यक्ष के समक्ष लाया गया। प्रधान जी ने कहा कि हम लोग 5 बजे यहां आ गए थे, बलराम के यहां चोरी हुई है। बलराम को रोता देख के फिर थानाध्यक्ष ने पूछा, भाई चोरी हुई है, कौन सी ऐसी बात है, फिर आ जाएगा जो गया है, रो क्यों रहे हो। उसने कहा, साहब चोरी हो गई, उसका तो हमें उसकी जरा से भी पीड़ा नहीं है। चोर हमारे 3-3 बच्चे उठा ले गए। उन्होंने कहा, 3 बच्चे? कहाँ थे बच्चे? बोले साहब हमारी और हमारी पत्नी के पास ही सो रहे थे। तो बोले तुम्हें पता नहीं लगा? उन्होंने कहा, नहीं साहब बिल्कुल पता नहीं लगा। अभी जब 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास जब थोड़ी सी आहट सी हुई, उठ के देखा तो हमारे सारे बक्सों के ताले टूटे हुए हैं
और सबसे खराब बात कि हमारे तीनों बच्चे खटिया पर हमारे साथ जो सो रहे थे मौजूद नहीं हैं। थानाध्यक्ष का माथा ठनका कि इस तरह घर से बच्चा चोरी बाजार से हो जाए, भीड़ में हो जाए, अस्पताल में हो जाए, लेकिन घर में नकब लगा के बच्चे की चोरी ये शायद पहली घटना है। उन्होंने नाइट अफसर को बुलाया। नाइट अफसर से पूछा कि जब ये 5 बजे आ गए थे तो तुम्हें क्या घटना बताई थी? नाइट अफसर ने कहा कि ये बेवकूफ़ी की बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि चोरों ने सेंध लगाई, नकब काटी, घर के भीतर घुसे, सामान तो ले ही गए, हमारे 3 बच्चे भी ले गए। बताइए साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने नाइट अफसर को डांटा भी। उन्होंने कहा, भाई जब तुमको भी लग रहा है कि ऐसा संभव नहीं है और ये ऐसा बता रहा है, तस्दीक करने के लिए गांव के 4 लोग प्रधान भी हैं, तो तुम्हें ये नहीं लगा कि कोई बात सीरियस हो सकती है? उसी समय तुम्हें चले जाना चाहिए था। जीप खड़ी हुई है थाने पर, नाइट अफसर हैं, आप इंटाइटल्ड हैं, गाड़ी से जाते, देख के चले आते। ये पिछले 4-5 घंटों से यहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रधान और बलराम से कहा कि आप लोग मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं अभी चलता हूं। बच्चे कैसे चोरी हो सकते हैं? प्रधान और बलराम को गाड़ी में बिठाकर 2-4 और 2-1 सिपाहियों को बिठाया। बाकी सिपाहियों को मोटरसाइकिल से गांव में पहुंचने के लिए कहा। थानाध्यक्ष जब प्रधान और बलराम को लेकर गांव में पहुंचे तो बलराम के घर के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा थी। बलराम भी चौंका, इतनी भीड़। खैर, जैसे ही गाड़ी से उतरे थानाध्यक्ष, पूछा क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगी है, चोरी हुई है? उन्होंने कहा, साहब 3 बच्चे इसके सामने बरामदे में खूंटी पर टंगे हुए हैं। इतना सुनना था कि थानाध्यक्ष के होश उड़ गए। फौरन वो भीतर की तरफ, बरामदे की तरफ भीड़ को हटाकर गए। गांव में इसको दालान कहते हैं, कहीं कहीं ओसार भी कहते हैं। ओसारे में या दालान में या बरामदे में 3 खूंटियों पर बलराम के 3 बेटे लटक रहे थे। सबसे बड़ा बेटा रंजीत 8 साल का, संजीत 6 साल का और मंजीत 3 साल का। तीनों की मृत्यु हो चुकी थी। थानाध्यक्ष के साथ साथ जब बलराम ने भी अपने 3 बच्चों की लाश खूंटियों पर टंगी हुई देखी, बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी पत्नी पहले ही रो रो कर कई बार बेहोश हो चुकी थी। गांव भर की महिलाएं वहीं सामने उसको सांत्वना दे रही थीं, बार बार उसके चेहरे पर पानी छिड़क रही थी। खूंटियों पर टंगी हुई लाश, हो सकता है जो उन लोगों ने गांव नहीं देखा है उनको अंदाजा न हो। जिन्होंने गांव देखा है या गांव के रहने वाले हैं, गांव के पुराने कच्चे मकानों में, हालांकि अब बहुत कम कच्चे मकान रह गए, ज़्यादातर दूर सुदूर, बहुत सुदूर गांव में भी 50% से ज़्यादा मकान पक्के हो गए हैं। लेकिन पुराने ज़माने के उन, बहुत पुराना ज़माना भी नहीं, 80 और 90 के दशक में जो कच्चे मिट्टी के मकान हुआ करते थे, खपरेल वाला जिसे कहते थे, उसमें बाहर की तरफ एक बरामदा जरूर हुआ करता था। घर के बड़े बुजुर्ग बैठते थे, घर के पूरी मेल जेंट्री जितनी है वो बैठती थी। उसको कहीं कहीं दालान भी कहते हैं और कहीं कहीं उसको ओसारा भी कहते हैं। उसमें बाहर ही जो लोग नए मकान को जिन्होंने देखा होगा, रंग बिरंगी लकड़ी की खूंटियां लगी होती हैं, कई रंगों से रंगी हुई, बिल्कुल चिकनी और गोल, डंडे को जैसे गोल करते हैं बेलन के उसकी, उस तरह की बिल्कुल सीधी खूंटियां उसमें आपको दिखाई पड़ जाएंगी। गांव के लोग उसमें रजाई, गद्दा, झोला, कपड़े ये सब टांग देते हैं। मकान बनाते समय ही ये खूंटियां उसमें कच्ची मिट्टी में पिरो दी जाती हैं और उसके ऊपर मिट्टी के रद्दे सुखाते हुए ऊपर तक ले जाते हैं। खूंटी का जो हिस्सा मिट्टी के भीतर होता है वो चौकोर होता है, वो गोला नहीं होता,
और बाहर जो होता है वो देखने में खूबसूरत, रंगीन और गोला होता है और काफ़ी बाहर निकला होता है, करीब-करीब 1 फीट तक वो बाहर निकला होता है। नए बने हुए मकानों में ये रंगीन रंग-बिरंगी जो खूंटियाँ कहीं-कहीं 8-8, 10-10 होती हैं। जो भी सामान मर्दों का खेती-किसानी से संबंधित सामान, बीज, बीज के झोले, ये सब उसी में टाँग दिए जाते हैं। भुट्टे, सूखे हुए भुट्टे, उसका ऊपर का छिलका निकाल कर बाँध के इन्हीं खूंटियों में लटका दिया जाता है। रात में जब घर के बुजुर्ग, बच्चे या मेल बाहर सोते हैं तो सारी खाटें बिछी होती हैं। जब जगह की थोड़ी कमी होती है तो सवेरे उठते ही इन खाटों को भी, इन खटियों को भी उसी खूंटी पर टांग देते हैं। पैर वाले हिस्से की तरफ जहाँ जगह ज़्यादा होती है खूंटियों पे टांग देते हैं। उसके ऊपर सारा बिस्तर रजाई डाल देते हैं। मैं इतना आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इतने मजबूत होते हैं कि इसमें उन बच्चों को अगर टांगा गया है तो कोई नई बात नहीं है। नई बात का मतलब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतने बड़े-बड़े सामान, इतनी बड़ी चीज़ों को सहने की शक्ति रखने वाली इन लकड़ी की खूंटियों पे बच्चों के शव को फौरन नीचे उतारा गया। पंचायतनामा भरा गया। 8 साल, 6 साल और 2 साल के तीनों लड़के। थानाध्यक्ष ने पूछना शुरू किया कि भाई ये बच्चे दिखे कैसे, क्योंकि जब बलराम थाने पर गया प्रधान जी को लेकर तो उसे यही पता था कि चोर इसके बच्चे भी उठा ले गए। किसने देखा, कैसे देखा, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें पूछनी आवश्यक होती हैं। लोगों ने बताया कि बलराम और उनकी पत्नी ने बाहर जब हल्ला मचाया कि साहब चोरी हो गई, चोरी हो गई, और ये भी बताया कि उनके तीनों बच्चे चोरी हो गए, गायब हैं। वो फौरन प्रधान को लेकर थाने की तरफ चला गया। उसके बाद उसकी पत्नी बाहर खेतों में, अगल बगल छोटी सी एक बाग भी है वहाँ पर, वहाँ जाकर बच्चों को ढूंढती रही। जब थोड़ा उजाला हो गया, सवेरा हो गया, गांव के लोग सब उठे, उनको भी ताज्जुब हुआ कि बच्चों की चोरी करने वाला कौन सा चोरों का गैंग गांव में आ गया। महिलाएं सब इकट्ठा होकर सांत्वना देने के लिए उसकी पत्नी के पास आईं। उसके साथ पहले ढूंढा, थक हार के फिर वापस आकर बैठ गईं। जब औरतें घर के बाहर इकट्ठा थीं तो उनमें से किसी औरत ने ये देखा कि एक खूंटी पर, जिस पे दसैना, दसैना लोग जानते होंगे, दसैना घर की पुरानी सूती साड़ियाँ या सूती चद्दर, इन सबको एक के ऊपर एक रखकर मोटी वाली सुई से, मोटे वाले धागे से इनको पिरो दिया जाता है और ज़्यादातर ये बिछाने के काम आती है। कहीं कहीं इसको ओढ़ा भी जाता है। गरीबों का यही रजाई गद्दा है गांव में। तो उस खूंटी पर दसैना, 1-2 दसैना उस पर लटकाया हुआ था। महिला जो बैठी थी उनमें से किसी एक को नीचे पैरों के 2-3 उंगलियां दिखाई पड़ी। उसने वहां देखा और देखने के बाद उसको खींचा। जैसे ही खींचा तो देखा वो रंजीत की लाश थी, जिसके गर्दन में एक अंगोछे का फंदा लटका हुआ बना हुआ था और वो खूंटी पर लटक रही थी। थोड़ा वो लंबा ज़्यादा था, इसलिए उस दसैने के नीचे उसके पैर की उंगलियां दिखाई दे रही थी। बरामदे की खूंटी पर लटकी हुई लाश देखकर औरतें डर के मारे वहां से भाग गईं। जैसे ही हल्ला हुआ, गांव के और नौजवान लड़के और तमाम मर्द इकट्ठा हो गए। सारी खूंटियों पर रखे हुए सामान, कपड़े, रजाई, दसैने, ये सब उतार के फेंक दिया और देखा कि अलग अलग खूंटियों पर उसके तीनों बच्चों की लाश टंगी हुई थी। पूरा गांव इस घटना को देखकर भयभीत हो गया। ज्यादातर लोग डर के मारे बरामदे से बाहर निकल आए। थानाध्यक्ष ने भी जब देखा, उनके भी होश फाख्ता हो गए। उन्होंने फौरन मोबाइल के अपने जीप के वायरलेस से थाने को इत्तला की कि आप सभी अधिकारियों को बता दीजिए
3-3 बच्चों के शव खूंटियों पर लगे हैं, लटके हुए हैं। तुरंत ही डीएम, एसएसपी, कमिश्नर और डीआईजी कानपुर के मौके पर आ गए। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक, जिनमें फिंगरप्रिंट वाले भी होते हैं, उस समय उतना एडवांस नहीं था, लेकिन फिर भी जो था, चूंकि वो रेंज हेडक्वार्टर है, जोन हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध थीं, इसलिए उनको भी मौके पर भेजा गया। डॉग स्क्वाड मकान के पिछले हिस्से, यानी जहाँ सेंध कटी हुई थी, जहाँ पर वो गोला निशान या गोला छेद बना हुआ था जिसके सहारे चोर भीतर गए थे, वहाँ से खेतों में होते हुए मुख्य पगडंडी की तरफ आया और फिर वहीं पर कंफ्यूज हो गया। कई बार हैंडलर ने उसको ले जाने की आगे कोशिश की, लेकिन उस पगडंडी से आगे नहीं बढ़ पाया। फॉरेंसिक यूनिट को भी जो बक्से के कुंडे को तोड़ा गया था, उसके तालों पर कुछ फिंगरप्रिंट मिल गए थे और कुछ फुटप्रिंट उनको बेयर फुटप्रिंट, यानी जो चोर आए थे या जो बदमाश आए थे, उन्होंने पैरों में कुछ पहन नहीं रखा था, नंगे पैर थे। कुल मिला के 5 अलग अलग फुटप्रिंट वहां पर मिले, जिनमें से एक ऐसा था या तो उसका कद छोटा था या फिर उम्र में कम था। लेकिन बात इससे आगे बढ़ी नहीं। उसी रात तीनों शवों का पोस्टमार्टम भी हुआ। उसी शाम तीनों शवों का पोस्टमार्टम हुआ। तीनों बच्चों की पीएम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रॉटलिंग एंड हैंगिंग आया। स्पष्ट था कि बच्चों का मुंह दबाकर, गला दबाकर पहले हत्या की। हो सकता है उनमें किसी में जान बाकी हो, तुरंत उनको फंदा बनाकर खूंटियों पर लटका दिया गया। सवेरे सवेरे जो नाइट अफसर ने जो व्यवहार किया था, क्योंकि उस समय में, उस दशक में चोरियों को सीरियसली नहीं लिया जाता था। चोरी है तो हो गई, और ये मान के चलता था पब्लिक का भी आदमी कि जब चोरी हो गई तो सामान बरामद नहीं होगा। आज भी हालांकि यही माना जाता है कि घर से अगर चोरी हुई है तो बहुत मुश्किल है उस सामान की रिकवरी होना। करीब 2 साल तक पुलिस ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन 3 बच्चों के हत्यारों का पता नहीं लगा। पुलिस ने खाना पूर्ति की, एक कहानी बनाई। 2 जो रजिस्टर्ड चोर जिनको कहते हैं, जिनकी चोरी की हिस्ट्री होती है, उन 2 को बंद किया। उनके पास से चोरी के 500 रुपए बरामद कर दिए। लेकिन इतनी हिम्मत पुलिस की नहीं पड़ी कि उन पर हत्या की भी धाराएं लगाकर जेल भेज दी, क्योंकि मामला इतना सीरियस था कि कल को अगर सही बात पता लगेगी तो नुकसान होगा, ये समझ के एक उसमें कहानी ऐड की गई। कहा गया कि 2 लोग जो चोरी जिन्होंने की थी, जिनके पास से चोरी का ये पैसा बरामद हुआ, ये लोग चोरी करने के बाद सेंध से बाहर निकल गए थे। कुल 6 लोग थे, चोरों के बयान में लिखा गया। 4 भीतर रह गए और 2 बक्से का सामान, कुछ कैश और कुछ जेवर लेके हम लोग बाहर आ गए, ये बताकर कि इतना लेके हम बाहर आ रहे हैं, बाकी तुम लोग लेके आओ। वो 4 थोड़ी देर बाद निकले। उन लोगों ने भीतर क्या किया, किसको मारा, किसको लटकाया, ये हमें पता नहीं है। अब ये भी सवाल अदालत में या सीनियर अफसर्स जो परसू करते हैं, सुपरवाइजरी अफसर्स पूछ सकते हैं कि जब 2 पकड़ लिए तो बाकी 4 का नाम क्यों नहीं पूछा। उसका भी उस कहानी में एक लाइन और जोड़ी गई, और हमेशा जोड़ी जाती है। आपके साथ एफआईआर में या विवेचना में ऐसा हो तो आप भी समझ जाइएगा कि क्या हुआ होगा। उन दोनों ने एक आदमी का नाम बताया कि साहब फलां आदमी, वल्द फलां, पता फलां। बाकी 3 को वो लेकर आया था। ये कहां रहते हैं, इनका असली नाम क्या है, ये मुझे नहीं पता। यानी अगर असली लोग पकड़े जाएं तो उनके लिए भी स्कोप
इस इन्वेस्टिगेशन में छोड़ दिया गया कि कल को ये कहा जाए आपने झूठे आदमियों को बंद कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, चोरी वालों को तो बंद कर दिया था, असली वाले अब मिले हैं। यानी 2 पकड़ा, एक का नाम पता बताया, और विवेचना में ही फिर जिसका नाम पता बताया गया है उसकी वल्दियत और सकूनत तस्दीक नहीं होगी। यानी उसके पिता का नाम और लिखाया गया पता गलत साबित हो जाएगा, मतलब उसके आगे विवेचना बढ़ नहीं सकती। और यही इस कहानी में लिखा गया। यह सिर्फ इसलिए किया गया कि थोड़ा दबाव कम हो जाए, थोड़ा अखबारों में जो बहुत लिखा जा रहा है वो कम हो जाए कि साहब हमने 2 पकड़ लिए हैं, बाकी कुल 6 आदमी थे, एक आदमी का नाम पता और हो गया है, उसके लिए दबिश दे रहे हैं, और वो जैसे ही पकड़ जाएगा चोरी का सारा माल बरामद हो जाएगा और क्यों इन लोगों ने मारा ये पता लग जाएगा। अपनी खाल बचाने के लिए, लोगों को जवाब देने के लिए ये एक थ्योरी बनाई गई। टर्निंग पॉइंट तब आया जब मार्च सन 2000 में, यह घटना 1998 की थी, अगस्त की थी संभवतः जो मैंने बताया। मार्च 2000 में कानपुर देहात के रूरा थाने के एक गांव में रात को नकबजन घुसे, नकब लगाई और भीतर चले गए। जब थोड़ी आहट हुई तो घर का सभी, वहां 7-8 लोग उस परिवार में थे, सब सो रहे थे। इन्होंने नकब लगाई, सारे नकबजन भीतर घुस गए, एक जो पहरा करता है उसको छोड़कर। उस यंग लड़के को जब कुछ आहट हुई तो वो पीछे से एक खिड़की के रास्ते से वो पीछे की तरफ कूद गया टॉर्च लेकर। चोरों को भी आहट हो गई कि कोई जग गया है, बाहर की तरफ कूदा है। जो भीतर थे उन्होंने उस सेंध यानी उस नकब से बाहर निकलने की कोशिश की। लड़के के हाथ में कट्टा था, उसने जैसे ही देखा कि सेंध से बाहर निकलने, उसने गोली मार दी। उसके गोली चलाते ही जितने निकल रहे थे वो सब पुनः भीतर हो गए। गोली चलने की आवाज सुनते ही बाकी जो सदस्य थे परिवार के वो सब जग गए। हल्ला हुआ, गांव इकट्ठा हुआ, बाकी सब भाग गए। जो 4 घर के भीतर गए थे वो पकड़ गए। उस गांव में 6-8 महीनों में कई चोरियां हो चुकी थी। चोरियों से परेशान गांव वालों ने पीट पीट कर चारों को अधमरा कर दिया। जब पुलिस आई तब उन चारों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 2 अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर गए। अस्पताल पहुंचकर मृत घोषित हो गए। 2 का दवा इलाज चला, 15-20 दिन में वो थोड़ा ठीक हुए। पुलिस फिर उनको थाने पर ले आई। उन्होंने पूरा गैंग बताया और लगभग 25 चोरियां कानपुर की, उस समय कानपुर देहात और नगर शायद अलग नहीं हुआ होगा, और अलग हो भी गया तो दोनों मिला के इन्होंने करीब 25 चोरियों के बारे में बताया। चूंकि कानपुर की वो 3 बच्चों की हत्या वाली चोरी नहीं खुली थी, सोमगढ़ा वाली, तो पुलिस ने उसको भी पूछा। और फिर उनमें से एक ने, जिसने अपने आप को उस घटना में शामिल होना बताया, उसने पूरी बात बताई। उसने कहा हम लोग घुसे, 2 बड़े बड़े बक्सों के ताले तोड़ने थे, जो आला नकब ले गए थे उसी को डाल के और हाथ से पकड़ के, ताकि खट की आवाज ना हो, उसके कुंडे को तोड़ रहे थे। थोड़ा टाइम लग रहा था। मां के पास एक छोटा बच्चा सो रहा था। पता नहीं कैसे वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसको, चूंकि खटिया में मां से थोड़ा वो दूर था, 1-2 इंच, उसको उठा लिया, उसका मुंह दबा दिया, क्योंकि अभी तक ताला तोड़ा नहीं गया था, काम हुआ नहीं था। थोड़ी देर मुंह दबाते दबाते ऐसा लगा कि बेहोश हो गया, तो उसको बगल वाली खाट में लिटाने के लिए ले गए, लेकिन उस अंधेरे में ये नहीं पता लगा
कि उसमें ऑलरेडी 2 बच्चे सो रहे हैं। लिटाने के चक्कर में कि धीरे से लिटाएंगे, वो हाथ से छूट गया और उनमें से एक के ऊपर गिर गया। वो भी उठ के बैठ गया और रोने लगा। उसका भी मुंह दबाया गया। 3 लोग थे। फिर तीनों को उठा के उनका मुंह दबा के सीधे हम लोग बरामदे की तरफ गए। बाहर का दरवाजा खोल दिया था कि अगर कोई आहट हो तो हम लोग बजाय उस सेंध में से निकलने के खुले दरवाजे से बाहर निकल जाएं। वहां ले गए कि मुंह दबा के बेहोश होंगे तब तक हमारा काम हो जाएगा, हम चले जाएंगे, ये होश में आते रहेंगे, हमसे क्या लेना देना। लेकिन जब भी उनके मुंह से हाथ हटाते थे वो चिल्लाने लगते थे। फौरन वहीं पर उसी बरामदे में बहुत ढेर सारे खेती किसानी के सामान रहते हैं। एक अंगोछा मिल गया जिससे उसके गले में फंदा डाल के, ताकि उसकी आवाज न निकले, उस खूंटी पे बांध दिया। बाकी 2 हल्के थे, कम उम्र के थे, उनको जो चारपाई में पैर की तरफ बांधने वाला सन की जो थोड़ी मोटी रस्सी होती है उससे बांधकर खूंटी पे लटका दिया गया। तब तक भी हमारे ताले सब टूट नहीं पाए थे। तो उनके ऊपर जो रजाई गद्दा पहले से रखा हुआ था वो टांग दिया, ताकि अगर भाग हो या पुलिस आ जाए या गांव के लोग आ जाएं तो ये दिखाई न पड़े। जो 3 लोग थे उनमें से 2 का नाम जो बताया उसने, वो दोनों गांव वालों की पिटाई से मारे जा चुके थे। उस मुकदमे में उन 3 बच्चों की हत्या में इस व्यक्ति को जेल भेजा गया। बाकी जो 2 भागे थे उनको फरार घोषित किया गया। 2 जो मर गए उनको सह अभियुक्त बताया गया। जेल में इसका ट्रायल होता रहा। रिजल्ट क्या हुआ, अगर कोई वहां आसपास का हो तो वो बता सकता है। मैंने बहुत कोशिश की, इसका पता नहीं लगा। आज की घटना सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर चोरों ने 3 अबोध बच्चों की हत्या करके खूंटी पर उनकी लाशें टांग दी। अब आप सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा। जिस समय लोगों ने 3 छोटे बच्चों की लाशें बरामदे की खूंटियों में टंगी हुई देखी होंगी। औरतों का डर के मारे वहां से भाग जाना बिल्कुल लाजमी है, और जिसने भी देखा वो सिहर उठा। ऐसा विभत्स दृश्य था वो। मेरे इतने लंबे करियर में 2 अपराध ऐसे हैं जिनको मैं सबसे खराब अपराध मानता हूं। एक नकबजनी यानी चोरी, और दूसरा पॉकेटमारी यानी जेब कतरे लोग जो करते हैं। क्योंकि ये 2 अपराध आपकी जानकारी में नहीं होते हैं, छिप कर किए हुए अपराध हैं, धोखा देकर किए हुए अपराध हैं। और इसमें हाथ का मजा होना, अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे चोरी का या पॉकेटमारी का, या जिसे ये कहते हैं जेब कतरे का, तो लिटरेचर में इसको, चूंकि ये सबसे पुराने अपराध हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये सबसे पुराने अपराध हैं, जमाने जमाने के अपराध हैं। जब अग्नेयास्त्र नहीं आए होंगे, जब तोपें बंदूकें नहीं आई होंगी, तब का अपराध है। तो इसको आर्ट के रूप में संज्ञानित किया गया है लिटरेचर में, कि हाथ की सफाई भी जेब कतरों की एक आर्ट है, सबके बस का नहीं है। ठीक इसी तरह से चोरी सेंध लगाकर, अब आप सोचिए घर में 10 लोग सो रहे हैं, मिट्टी की दीवार में पीछे से आला नकब के सहारे सहारे एक इतना बड़ा मिट्टी खोद के या ईंटें हटा के इतना बड़ा छेद बनाया गया कि उसमें से एक आदमी आराम से पास हो जाए। फिर एक एक करके सारे आदमी भीतर, फिर वहां दबे पांव बिना आवाज किए जितने बक्से, जितनी अलमारियां हैं, उनके लॉक को इस हिसाब से तोड़ना कि जरा सी भी आवाज ना हो।
हाथ लगा के, कपड़ा लगा के, जिस भी चीज़ से। टीन में आप जरा से भी कोई चीज़ खुट से करेंगे तो आप फौरन आवाज़ उसकी आ जाएगी। ऐसा करना, जो भी सामान, कैश, जेवर है, उसको लेना और लेके उसी सेंध से बाहर निकल जाना। इतनी सफाई से ये करना कि जिसके घर चोरी हुई है उसको सुबह ही पता लगेगा जब घर वालों की नींद खुलेगी, उसके पहले नहीं पता लगेगा। और धारा 379 आईपीसी में चोरी के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, वही अपराध है और उसमें सजा मैक्सिमम है 3 साल की। 3 साल की सजा या फाइन, या 3 साल की सजा और फाइन। जो प्रोफेशनल चोर हैं, जैसे ही मुकदमा ट्रायल पर आता है, पहली पेशी में जज के सामने कन्फेशन कर लेते हैं कि हाँ साहब मैंने चोरी की है। 2 साल से बंद हैं या 3 साल से बंद हैं, जैसे ही कन्फेशन किया, सेंटेंस उनको 3 साल का सुनाया गया और तुरंत वो वहाँ जेल से छूट के बाहर आ गए। देखिए 12 बज गए हैं, 2022 शुरू हो गया है। मैं किस्सा गोई परिवार के सभी सदस्यों को 2022 के नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं कि ये साल आपका मंगलमय हो, हितकारी हो, सफल हो, आनंददायक हो, आप तरक्की करें, स्वस्थ रहें, पूरा परिवार आपका स्वस्थ रहे और प्रसन्न चित्त रहें। बहुत अच्छी बात है, आज नए साल के पहले दिन की पूर्व संध्या पर आज का ये एपिसोड शुरू हुआ और बीच में ही नया साल आ गया। मैं इसको पूरा कर दूं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। तो वो कॉन्फेस कर लेते हैं, अगर उनको 3 साल हो गए हैं तो तुरंत बाहर आ जाएंगे, थोड़ा बहुत बाकी है तो उसको भी काट के बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही वो बाहर आएंगे फिर अपना काम वही शुरू कर देंगे, सिद्धस्थ हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं। ऐसा ही गिरह कटिया पॉकेट मार के साथ आप अपना पैसा, टिकट और दुनिया, एटीएम तो उस जमाने में कोई रखता नहीं था, होता ही नहीं था, जो भी आपका अदालत के कागज, ये सब जितना कुछ रखे हुए हैं वो सब आपकी जेब से, भीतर वाली जेब से भी निकाल लेते थे, उसमें एक कट लगा के खींच लेते थे। लेकिन आपको इस घटना के कई घंटे बाद या जब आप घर पहुंचेंगे तभी पता लगता था, इतनी सफाई से होता था। 100 में से 99 लोगों को एहसास ही नहीं होता था कि उसकी कब जेब कट गई, इतनी सफाई से यह काम किया जाता था। हालांकि सीसीटीवी के इस दौर में अब ऐसा संभव कम है और 90 के दशक और आज में अगर कंपैरिजन करें तो चोरी और पॉकेटमारी दोनों ही लगभग 10% ही बचे हैं। लेकिन फिर भी सतर्कता रखनी चाहिए। मैं सबसे यही कहूँगा, आप पर्स रख रहे हैं, आप पैसे रख रहे हैं जेब में, कई जगह बांट के रखिए, क्योंकि एक जगह रखा और निकल गया तो आप फिर सड़क पर खड़े दिखाई देंगे। टैक्सी या गाड़ी का किराए तक का पैसा आपके पास नहीं बचेगा। तो इन दोनों तरह के अपराधों में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आपको फिर से एक बार नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ऑल माई फैमिली मेंबर्स ऑफ किस्सा गोई फैमिली। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको इस घटना के बारे में अपनी तरफ से भी कुछ कहना हो तो मेरी मेल आईडी वही rajeshpande61@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।